ध्यान देंगे जरा बच्चों। कल मैंने आप लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशन निकालना मैंने आप लोगों को बताया था और आज मैं उसके यूजेस बता रहा हूं। तो इसका पहला यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल फॉर्मूला। ठीक, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर काम करता है। जब आप लोग 9th क्लास में थे तब मैंने बताया था आप लोगों को, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार याद दिला दे रहा हूं इसे। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो ये है कि दैट ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यहां पर ये बात ध्यान रखना है कि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की बात नहीं की जा रही है। यहां पर ये साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो ही आप उनको जोड़ या घटा सकते हो। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आप जोड़ या घटा नहीं सकते हो, हालांकि वो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन उसके अंदर पॉसिबल है। ठीक, अच्छा, तो जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर और 500 मीटर अगर मुझे ऐड करना है तो ये वाकई में आराम से ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ में तो लेंथ ऐड ही हो जाएगा। अब आप चाहो इसे तो 1.5 किलोमीटर बोलो और या फिर आप 1500 मीटर बोलो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। इसी तरह से अगर मान लीजिए 2 लीटर मान लीजिए दूध है आपके पास और इसमें से 250 ml आपने दूध निकाल लिया, तो आपका कितना बचा? 1750 ml या फिर 1.75 लीटर, राइट। ये भी आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि दोनों ही जो यूनिट है वो किसकी हैं, वो वॉल्यूम की यूनिट है, तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहो दैट 5 किलोमीटर में 5 किलोग्राम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये क्योंकि ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये है लेंथ और ये है मास, तो लेंथ और मास आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, डिवाइड हो सकती हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फिजिकल फॉर्मूले की हम लोग करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। तो जैसे जो जनरल आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, मैं पहले उसके बारे में बता दूं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT, जो आप लोग 9th में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला सही है या गलत, डायमेंशनल एनालिसिस से आप कैसे चेक करोगे। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि दिस इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये भी वेलोसिटी होना चाहिए और ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगी तभी आंसर वेलोसिटी आएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे लेंथ में लेंथ ऐड हुआ तो वह आंसर आपका क्या आ गया, लेंथ आ गया। ठीक है, तो आप एक काम करिए, दोनों साइड की डायमेंशन को चेक कर लीजिए। अगर दोनों साइड की डायमेंशन सेम अगर आ जा रही है तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला सही है। तो देखो, जैसे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, राइट ना। तो वेलोसिटी की डायमेंशन पता ही है आपको, LT-1 होती है, राइट। अच्छा, अब आ जाइए इधर की तरफ, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज डायमेंशन ऑफ U प्लस AT। तो जरा ध्यान देंगे, U ये फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये LT-1 प्लस A एक्सेलरेशन है LT-2। ठीक, डायमेंशनल फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, और ये टाइम है, आपको पता ही है, टाइम का फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T है ये। तो कितना हुआ ये LT-1 प्लस, ध्यान देंगे ये T-2 है, ये T+1 है, तो कितना हुआ ये -1 बचा, यानी LT-1। देखो किसकी है ये डायमेंशन, वेलोसिटी की, ये भी किसकी है, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो रहा है, वेलोसिटी आ रहा है। अब ट्वाइस मत कर देना इसको, डबल मत कर देना, बस LT-1 में LT-1 ऐड हुआ, आंसर LT-1 आ गया। या फिर मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड ऐड हुआ, आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ रहा है।
या फिर वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हुई, आपका आंसर वेलोसिटी आ रहा है। ठीक है, इसे कभी भी मतलब ट्वाइस मत करना कि LT-1 प्लस LT-1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ LT-1, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर केवल हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सिर्फ चेक कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर बीच में v इज इक्वल टू u प्लस 80 की जगह से u माइनस 80 होता है, तो ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है। इन दैट केस अगर ये LT-1 माइनस LT-1 आपको कैंसिल करके जीरो नहीं करना है इसको, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने वेलोसिटी में वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया है, आंसर आपका वेलोसिटी आ रहा है। वो पता नहीं वो वेलोसिटी कितनी आ रही है, ये हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड हो, ये हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड हो, तो सब्ट्रैक्ट होकर 8 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, वो बात समझ में आ गई, लेकिन आपका जो काम है वो केवल मीटर पर सेकंड से आपका मतलब है, वैल्यू कितनी आ रही है इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 मीटर पर सेकंड हो, ये 5 मीटर पर सेकंड हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर 0 आ जाए। तो 0 नहीं आ रहा है, वो 0 मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो आपका काम मीटर पर सेकंड से है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा भी फॉर्मूला हम लोग चेक कर लेते हैं। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। तो इसमें भी सेम वही बात है। ये क्या है, ये है लेंथ, दैट इज मीटर, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इट शुड बी मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा तभी आंसर डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है ये आपका। ठीक, तो हम लोग फिर से चेक करके देख लेते हैं दैट डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ S, दैट इज डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ होता है, इसकी डायमेंशन L आ गई आपकी। इधर का भी चेक कर लीजिए, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो कितना आया ये, u इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है LT-1, टाइम t होता है। ठीक है, हाफ का कोई मतलब नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये, प्लस ये एक्सेलरेशन है ये a LT-2, और ये टाइम, और ये हो गया इसका स्क्वायर। तो जरा ध्यान देंगे, t रेज टू पावर -1, t रेज टू पावर +1, ये दोनों कैंसिल हो गए। आपका कितना बचा, यहाँ से सिर्फ L बच रहा है। यहाँ t-2 और ये t+2, ये भी कैंसिल, तो कितना बचा, सिर्फ L, राइट। तो कितना आया ये, L प्लस L, नॉट 2L, सिर्फ L। बात समझ में आ गई। मीटर में मीटर आपने ऐड किया, आंसर आपका मीटर आ गया। मीटर में मीटर आपने ऐड करा, आपका आंसर मीटर आ रहा है। बस कितने मीटर आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, वो 10 मीटर आ रहा है, 5 मीटर आ रहा है, 50 मीटर आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, नाउ फाइनली आपको जो लिखना है दोनों ही केस में, सिंस द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड is equal to the dimension of right hand side, hence according to the dimensional analysis the given formula is correct। अगर दोनों साइड की डायमेंशन अगर अलग अलग आ जाती तो यही फॉर्मूला आपका गलत हो जाता है। ठीक है, एक और मैं चेक करा दे रहा हूं आप लोगों को, जो भी आप लोगों का जानी पहचानी चीजें हैं, ध्यान देंगे जरा। चलो इधर ही कर देता हूँ, छोटा सा ही तो है। ये है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, याद आ गया होगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यानी LT-1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये ओपन करो इसे ब्रैकेट को, तो L2t-2। इज दैट क्लियर। अब राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी थी। तो अब देखेंगे जरा, LT-1 का स्क्वायर प्लस स्ट्वाइस से कोई लेना देना नहीं आपको, LT-2 और ये s, दैट इज लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये L हो गया।
तो ये हो गया L2t-2 प्लस L की पावर 1, यहाँ पे पावर 1, तो कितना होगा L2t-2। तो ये हो गया टोटल L2t-2 में L2t-2 आपने ऐड किया, आंसर L2t-2 आ रहा है। तो जरा ध्यान दें, जो डायमेंशन राइट हैंड साइड की आ रही है वही सेम लेफ्ट हैंड साइड की आ रही है, तो इसका मतलब जो फॉर्मूला है वो क्या है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आप किसी फॉर्मूले का वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि फॉर्मूला सही है या गलत है वो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भी हम, इसी का ही है कि किसी कांस्टेंट की वैल्यू, मेरा मतलब डायमेंशन या यूनिट उसका निकालना, तो कैसे निकाला जाता है उसे जरा ध्यान देंगे। ये मैंने मान लीजिए कोई फिजिकल फॉर्मूला लिखा है कि कोई पार्टिकल, किसी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है s, वो टाइम के ऊपर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है, at प्लस bt स्क्वायर, वेयर t इज टाइम, s इज सेकेंड, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कांस्टेंट a है और ये जो कांस्टेंट b है, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो अगर कोई ऐसा फॉर्मूला अगर आपको दे रहा है कि ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आप इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, तो ये कंफर्म है कि आपको इस फॉर्मूले को बिल्कुल करेक्ट मान के चलना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहां पर वेरीफाई नहीं करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अगर आपको वेरीफाई करना होता तो दोनों साइड की आप डायमेंशन चेक करते, अगर वो इक्वल आ जाती तो फॉर्मूला सही था, अदरवाइज नहीं सही था। लेकिन आप यहां पर दिया हुआ है आपको पहले से ही, तो आपको ये मान के चलना है कि ये फॉर्मूला सही है ही पहले से ही, ठीक है ना। तो अगर ये फॉर्मूला वाकई में सही है तो आप खुद सोच के देखो कि इसकी जो भी डायमेंशन है सेम वही डायमेंशन इसकी भी होनी चाहिए, तभी तो दोनों ऐड हुए होंगे, अदरवाइज ऐड कैसे होंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बात कहता है कि अगर दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल एक ही है या दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तभी ये दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। और आंसर भी सेम वही फिजिकल क्वांटिटी आ रही होगी। इसका मतलब इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन सेम है। मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी बात। अब जरा ध्यान दो, तो इसका मतलब हो गया दैट डायमेंशन ऑफ दिस, दैट इज 80 शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस और दिस, है ना। दोनों की इक्वल ही होगा, लेकिन आप इसके इक्वल मत करना क्योंकि इसके अंदर एक पहले से अननोन पड़ा है b। आप इसको यूज करो क्योंकि इसमें तो वैल्यू पता है ना। तो डायमेंशन ऑफ s, तो इसका मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ a शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ s, और इस टाइम को जरा नीचे ले जाइए, अपॉन t हो जाएगा ये, ठीक है। तो s की डायमेंशन बताएं, l होगा, डिस्प्लेसमेंट है पहले ही बताया था उसे, और t टाइम है, t को ऊपर ले जाइए, LT-1। तो जो a की जो डायमेंशन है वो क्या आएगी, LT-1, दैट इज वेलोसिटी है ये। अगर SI यूनिट अगर आप देखें तो इसका आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड। ये हो गया लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, और इसे अपॉन में ले जाओगे। इसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं, डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर शुड बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ, अब तो आपको इसका भी पता लग गया, चाहे तो आप इसके इक्वल रख लो चाहे इसके इक्वल रख लो, लेकिन आमतौर पर वही आदमी वही रखना चाहिए जो आपको पहले से ही पता है। डायमेंशन ऑफ S जो सिंपल हो मतलब, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ S, इसको नीचे ले जाइए, अपॉन T स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो S की डायमेंशन है L, टाइम की डायमेंशन है T, इसका स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाइए, LT-2 यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन था, ये वेलोसिटी थी। ये जो A है ये वेलोसिटी है और ये जो B है ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान देंगे, एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल यहीं दे दूं। किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है
वो टाइम के ऊपर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रही है, ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। ठीक, और इसमें जो ए बी सी और डी है ये कांस्टेंट है, ये राइट। तो आपको इन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला और उसकी एसआई यूनिट आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे आप लोग। डायमेंशन ऑफ, अब ये सारी मैं थ्योरी आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, चलो एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर ये फॉर्मूला, आपको ये पहली बात नहीं कि फॉर्मूला का आपको करेक्ट मान के चलना है ना। अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो इसका मतलब है इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, क्योंकि तभी ये तीनों की तीनों फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही होंगी, अदरवाइज ये ऐड नहीं हो पाएंगे। और आंसर भी सेम वही फिजिकल क्वांटिटी आ रहा होगा जो ये तीनों है। तो डायमेंशन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन, इसकी जो डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन, वही इसकी डायमेंशन और वही इसकी डायमेंशन है। तो तीनों में से सभी को बराबर कर सकते हो आप, यानी कि डायमेंशन ऑफ v दैट इज वेलोसिटी, राइट। तो कितना आया ये वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1। ठीक हो गया, ऐसा यूनिट आप समझ गए हैं, मीटर पर सेकंड होगा इसका। ठीक, इसी तरह से अब आप जरा इस पर आ जाइए, दैट डायमेंशन ऑफ बी टी शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो डायमेंशन ऑफ जो वेलोसिटी है, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ v अपॉन इस t को नीचे ले जाइए। ठीक, तो ये हो गया एल टी माइनस 1 अपॉन टी, इसको पहले जाइए t को, तो ये कितना आया एल टी माइनस 2। ठीक है ना, तो ये b की डायमेंशन आपकी इस तरह से निकल गई है। अब रही बात c और d की, तो ये दोनों एक साथ फंसे हुए हैं एक ही एक्सप्रेशन के अंदर, तो इसमें भी आपको एक छोटी सी ट्रिक लगानी है। इसके अंदर भी दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, ये देखो d और t ऐड हो रहा है, ये देखो ध्यान से देखो d और t ऐड हो रहा है आपका। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अदरवाइज ये ऐड नहीं हुए होंगे ये। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ दैट डायमेंशन ऑफ d प्लस टी, डायमेंशन ऑफ d शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ टाइम, राइट, यानी कि इसकी डायमेंशन आ गया कैपिटल टी। हाँ, अब आप आराम से सी का भी निकाल सकते हो। नाउ द डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी, ध्यान दीजिएगा तीन निकल चुके हैं आंसर, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये। ये ए की डायमेंशन है, ये बी की डायमेंशन है, ये डी की डायमेंशन है। ठीक है, अब सी की निकालने जा रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी शुड बी इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, राइट, यानी डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ v, इसको ले जाइए दूसरी तरफ, इनटू d प्लस टी। तो जरा ध्यान देंगे, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1 और d प्लस टी, ये भी t प्लस ये भी t। देख लीजिए d का डायमेंशन t पहले निकाल चुके हैं, तो कितना आया ये, कितना आया t प्लस टी, नॉट 2t, सिर्फ t है ना। सेकंड में सेकंड ऐड हुआ है, आंसर आपका सेकंड आ रहा है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये आ गया आपका एल टी माइनस 1, तो t में t ऐड करेंगे कितना हो गया t, तो t माइनस 1 और t प्लस 1 ये कैंसिल हो रहा है, सीधे सीधे डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया, एल आ गया इसका, सी का। तो इस तरह से आप इस पहले यूज से आप किसी फिजिकल एक्सप्रेशन को कि उसकी करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हो, और दूसरा किसी दिए हुए एक्सप्रेशन से आप किसी कांस्टेंट की भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला यूज खत्म हो गया है। तो मैं आपको दूसरा यूज बताने जा रहा हूं, लेकिन दूसरा यूज बताने से पहले आप लोगों को मैथमेटिक्स की मुझे कुछ जरूरत है, तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले जो मैथमेटिक्स जो मुझे हर साल महसूस होती है आप लोगों को बताने की, वो ये है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, यानी कि कितनी वेरिएबल्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एक सिंगल वेरिएबल है
तो उसको सॉल्व करने के लिए मिनिमम आपको एक इक्वेशन की ज़रूरत है। अगर 2 वेरिएबल हैं तो आपको उन्हें सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं तो आपको उसे सॉल्व करने के लिए मिनिमम 3 इक्वेशन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे इसी तरह से जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं मिनिमम उतनी इक्वेशन की ज़रूरत होती है उसे सॉल्व करने के लिए। तो ये सबसे पहला फंडामेंटल रूल है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिए क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखें, जैसे कहीं लिखा हुआ है 2x + 5 इज इक्वल टू -7, मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं। ठीक, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक सिंगल वेरिएबल x, बस। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन सफिशिएंट है ना। तो ये सॉल्व भी हो गया। जैसे 2x इज इक्वल टू हो गया -7 - 5 दैट इज -12 एंड x इज इक्वल टू -12/2 दैट इज -6। तो इस तरह से एक सिंगल वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मिनिमम एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, और आप लोग इसे सॉल्व करना जानते होंगे अच्छी तरीके से। लेकिन अगर वेरिएबल्स 2 हो, 2 वेरिएबल हो, मान लीजिए x और y है, तो उसे सॉल्व करने के लिए मिनिमम आपको 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, या आपको 2 इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, या आपको अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो 2 इक्वेशन आपको दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे x + 2y इज इक्वल टू 3 एंड -2x + 3y इज इक्वल टू 7, मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है। तो 2 कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं x और y। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए मिनिमम आपको 2 इक्वेशन की जरूरत है, तो इसलिए आपको 2 इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है। पहला तो ये है कि आप किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लो। यहां ध्यान रखना क्या, किसी भी इक्वेशन में, चाहे ये इक्वेशन हो चाहे ये इक्वेशन हो, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑन बोथ साइड कर सकते हो। ठीक है, या ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो दोनों साइड में आप इस काम को कर सकते हो। तो सबसे पहला काम यह है कि किसी एक वेरिएबल को आप इक्वेट कर लो। क्या कर लो? इक्वेट कर लो। तो जैसे मान लीजिए यहां पर x है और यहां पर -2x है, तो अगर आपको इसे इक्वेट करना है तो आप एक काम करिए, दोनों में, इस वाले इक्वेशन नंबर 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ताकि ये भी 2x हो जाए और ये भी 2x हो जाए। ठीक है ना, तो जरा ध्यान देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 वी गेट, ध्यान देंगे जरा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया? 2x, इधर 4y इज इक्वल टू 6। ध्यान रखिएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों और राइट हैंड साइड दोनों में, मतलब पूरे में मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि एक साइड में मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ, और इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 को आप कॉपी कर लीजिए। 2x + 3y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 3 नहीं है, इनफैक्ट ये 1 ही है, बस 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है इसे। ठीक है, अब जो वेरिएबल आपने इक्वल करा है उसे कैंसिल करना है आपको। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ऐड कर लूं तो ऐड करने पे ये -2x, ये +2x, ये कैंसिल हो गया। ये 4y, ये 3y, ये 7y हो गया, और ये हो गया 6 और 7 13, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया 13/7, एक वैल्यू निकल गई। ठीक, अब ये जो वैल्यू निकल के आई है, इसे या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो, तो आपको दूसरा वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑफ y इन इक्वेशन किस में रखना है, 1 में या 2 में? मैं 1 में ही रख दे रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो जरा ध्यान देंगे, ये x + 2y, y का मतलब 13/7, 13/7 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू +26 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3 माइनस, इसको इधर ले जाइए, 26/7, तो 7 × 21,
21 में से 26 5 है ना, -5/7। ये लीजिए, ये आपकी x की वैल्यू निकल गई, ये आपकी y की वैल्यू निकल गई। मैं फिर से आपको याद दिला दे रहा हूँ, कोई ऐसा टिपिकल चीज़ नहीं है, बस आपको आना चाहिए क्योंकि इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। अभी तुम लोग 10th से 11th में आए हो और तुम लोग सब चीज़ भूल भाल जाते हो और मुझे तुरंत ही ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की। ठीक है, तो फिर से ध्यान दें, जो भी दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको, इनमें से किसी एक वेरिएबल को आप इक्वेट कर, मैं एक काम करता हूं, मैं इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से करके दिखा दे रहा हूं। अब की बार मैं y को इक्वल कर लूंगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो ये है x + 2y = 3, x + 2y = 3 और -2x + 3y = 7। -2x + 3y = 7। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, मैंने क्या बताया था आपको, आप किसी भी एक वेरिएबल को इक्वेट कर लो। तो मैंने इससे पहले x को इक्वेट करा था, अब की बार मैं y को कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो y को इक्वेट करने के लिए देखिए, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है। अब ये इक्वेट तब होंगे जब इसके कोफिशिएंट को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँ और इसके कोफिशिएंट को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ। बात समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी इधर का जो कोफिशिएंट है 3, उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो और इस वाले का जो मतलब ये वाला जो कोफिशिएंट है y का फर्स्ट इक्वेशन में, उसे आप इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर लो। इस 2 को मल्टीप्लाई इधर कर लो, 3 को इधर। आप कैसे भी कर सकते हो, आपको इक्वेट करने से मतलब है, बाकी तो सब आप पढ़ के आए होगे, मैं केवल याद दिला रहा हूँ सिर्फ आपको। तो ये हो गया 3x, देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, 3x + 6y = 9। इक्वेशन नंबर 3 लिख दे रहा हूँ मैं, और इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा। -4x + 6y = 2 × 7 = 14। मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी बात। अब ऐड तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने ऐड, अब जो इक्वेट किया है उसको कैंसिल करना है आपको, जो आपने इक्वेट किया है उसको कैंसिल करना है। तो इक्वेट y को किया है आपने, अगर आप इसको ऐड कर लो तो ऐड होने पे तो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि 6 और 6 12 हो जाएगा फिर तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लो। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा, ठीक। अब ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 4 और 3 7x, और ये कितना हो गया माइनस, ये -14 + 9 कितना हुआ, ये -5। देन x = -5/7। ध्यान दीजिए जरा, देखिए x = -5/7 पहले भी आ रहा था, ये देखिए आ रहा था ना। अच्छा, अब देखेंगे जरा, अब इस x की वैल्यू को उठा के आप यहां पर पुट कर लो इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर दे रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation number 1, we get -5/7 + 2y = 3। ध्यान दीजिए, x की जगह पर मैंने -5/7 ये पुट कर दिया है। देन 2y = 3, इसको धर ले जाइए, प्लस 5/7, 7 या 21 और 5 26/7। देन y = = 26/7 डिवाइडेड बाय, इस 2 को इधर ले जाइए, ये 13 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया 13/7। शायद ये पहले भी आंसर आ रहा होगा, ये देख लीजिए 13/7 y की वैल्यू आ रही थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो अगर 2 वेरिएबल अगर आपके पास है। अब एक लास्ट चीज और बताने जा रहा हूँ, 3 वेरिएबल अगर आपके पास हो, इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोग जब फिजिक्स के प्रॉब्लम जो सॉल्व करोगे आप, तो अपने आप उसे चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो अब की बार आपके पास 3 वेरिएबल हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ x, y और z। तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, x - 2y + z = 3। बिल्कुल क्लियर। दूसरा,
एक्स 2x माइनस 7y, या चलो 2y ही कर लो, प्लस 3z इज इक्वल टू -2, और एक है -2x प्लस y माइनस 4z इज इक्वल टू 4। चलो ठीक, तो ये 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको किसी भी 2 इक्वेशन से, जैसे कि मैं एक बार ये 2 इक्वेशन ले रहा हूं, एक बार ये 2 इक्वेशन ले रहा हूं। ठीक है, इसमें आपको या तो x को इक्वल करना है दोनों में ही, या फिर y को इक्वल करके उसको कैंसिल करना है। मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे x, अगर मैं मान लीजिए इक्वेशन 1 और 2 को यूज कर रहा हूं और मैं x को इक्वल करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, तो x को इक्वल करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 1, राइट। अगर मैं 2 से इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर लूं तो ये x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा। तो जरा ध्यान देंगे, तो ये हो गया मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट, अब क्या गेट कर रहे हैं हम, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर बोलते हो, 2x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें 2x पहले से ही है, तो इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 2x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इक्वेट हो गया ना। अब जिस चीज को इक्वेट किया है सिर्फ उसी को आपको कैंसिल करना है। अब जोड़ के कैंसिल होगा या घटा के कैंसिल होगा ये तो आपको पता ही है। तो यहां पर दोनों के साइन सेम है, जोड़ तो नहीं सकते, जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा, तो इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस वाला ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये वाला माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये हो गया कितना, 4 -4 प्लस 2, -4y प्लस 2y कितना हुआ, -2y, और ये कितना हुआ, -3 प्लस 2, यानी कि हो गया -z, ये कितना हुआ, 6 और 2 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, y और z में आपको एक इक्वेशन आपको ये मिल गई है। बिल्कुल जो आपने अभी भी ये काम किया है सेम वही काम इन दोनों इक्वेशन के साथ भी करना है, यानी कि पहले या तीसरे के साथ या दूसरे और तीसरे के साथ। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे में x पहले से ही इक्वल है, ध्यान दीजिए जरा, ये 2 है ये भी 2 है, तो यहां पर इक्वल करने के लिए आपको कोई मल्टीप्लाई वगैरह करने की, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सीधे सीधे इसको आप कर सकते हो, जैसे मैं कर दे रहा हूं। तो ये हो गया आपका 2x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। और एक है आपका -2x प्लस y माइनस 4z इज इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें x पहले से ही इक्वल है, आप देख सकते हैं x है ना। तो अब यहां पर तो एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये ऐड करने पर ही कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड करने पे कैंसिल हो गया, नीचे के साइन बदलने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट करते समय ही नीचे के साइन बदले जाते हैं। और ये हुआ आपका -y, ये हो गया आपका -7z, और ये हो गया आपका कितना 2। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब जरा ध्यान दें, ये जो इक्वेशन नंबर 4 दिखाई दे रहा है आपको, और ये जो इक्वेशन नंबर 5 आपको दिखाई दे रही है, वाई जेड में इक्वेशन नंबर 1, वाई जेड में इक्वेशन नंबर मतलब 4 और वाई जेड में इक्वेशन नंबर 5। तो अब 2 वेरिएबल हो गए, पहला वेरिएबल y, दूसरा वेरिएबल z। तो अब जो इक्वेशन बन के आएगी वो इस तरह की बन के आ जाएगी जैसे ये वाली इक्वेशन है ना। देखो जरा ध्यान से, इस तरह से आ जाएगी, मैं यहां पे लिख के दिखाऊंगा आपको। -2y माइनस z इज इक्वल टू 8, और -y माइनस z माइनस y माइनस 7z इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 था, ये इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है, ये एक सेकंड अब दिखाऊंगा आप लोगों को।
ठीक, तो ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो ये मैंने अभी अभी आपको बताया है, या तो y को इक्वल करके या z को इक्वल करके आप उसको कैंसिल कर लो और z की और दूसरी वैल्यू निकाल लो, उसके बाद उठा के ये वैल्यू इस मतलब ये वाला पूरा प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है और y की वैल्यू और z की वैल्यू आप लोगों को फाइंड कर लेनी है। जब आप ये दोनों वैल्यू फाइंड कर लोगे तो इन दोनों वैल्यू को उठा के या तो इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में या 3 में किसी में भी आप उठा के पुट कर देना, आपको तीसरे वेरिएबल यानी कि x की भी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कर लोगे अब तो। अब मैं अपना आगे काम शुरू करूं। ठीक, ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके छोटी मोटी मैथमेटिक्स में आप लोगों को रोज बताता रहूंगा ताकि आप लोगों का काम पूरा सही से चलता रहे।